हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम आपको कक्षा 10वीं की स्पष्ट पाठ पुस्तक का जो गद्य खंड है उसका जो पहला लेसन है बड़े भाई साहब, उसकी क्वेश्चन आंसर हम आपको पढ़ाएंगे। इसकी हमने आपको लेसन को समझा दिया था, समरी बता दी थी इसकी, और अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। अगर आपने ये लेसन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको इसके प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसके मौखिक प्रश्नोत्तर बताते हैं। सबसे पहला है कथानायक। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक की रुचि चित्रकला में थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? ये दूसरा वाला प्रश्न है। जो बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई से हर समय पहला प्रश्न क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय एक ही प्रश्न पूछते थे, कहाँ थे? जो छोटा भाई घूमता था, यहाँ वहाँ खेलता कूदता था, जब वो मिलता था ना तो बड़े भाई साहब यही पूछते थे ना, कहाँ थे? इस तरह से पूछते थे ना। प्रश्न नंबर तीसरा, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? जब दूसरी बार भी वो भाई पास हो गया तो उसके व्यवहार में घमंड आ गया था। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में घमंड आ गया था। प्रश्न चौथा, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? इसका उत्तर है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए वे कॉपी के हाशियों पर पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे। वे एक शब्द या वाक्य को बार बार लिखते थे। ये आपके मौखिक प्रश्न हैं जो आपको एक लाइन या 2 लाइन में लिखना है, बस इससे ज़्यादा में नहीं लिखना है। और अब लिखित प्रश्न हम आपको पढ़ाते हैं। लिखित में है, सबसे पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? जो छोटा भाई है, जब उसने अपना टाइम टेबल बनाया तो उसने क्या क्या लिखा, क्या क्या सोचा उसमें, और फिर भी वो नहीं कर पाया। तो यही सब आपको बताना है। तो बड़े भाई की लताड़ सुनकर, जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को अच्छा खूब सुनाया, डांटा, तो उनकी लताड़ सुनकर छोटे भाई ने पढ़ाई का इरादा किया कि भाई अब हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और कुछ भी खेलेंगे कूदेंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे, कुछ यहाँ वहाँ टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक टाइम टेबल बनाया। ठीक है, इरादा पक्का करके, पढ़ाई का इरादा। तो क्या सोच के उसने टाइम टेबल बनाया था? पढ़ाई का इरादा करके कि हम बहुत मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे, जी जान एक कर देंगे। परंतु पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू कर दी। कैसे? क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, और पढ़ाई से ज़्यादा कहाँ लगता था, खेल कूद में लगता था। तो उन्होंने पहले दिन ही उस टाइम टेबल की अवहेलना शुरू कर दी, क्योंकि उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में लगता था। इसी कारण वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया। प्रश्न नंबर दूसरा, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने गया तो वह बहुत डर गया था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। बड़े भाई साहब उसे पहले डांटने फटकारने लगे, फिर समझाते। पहले तो डांटा और फिर उसे समझाते भी हैं। और जब उन्होंने बड़े भाई साहब को देखा छोटे भाई ने, तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, वो डर गया था। क्या समझाते हैं कि कक्षा में अव्वल आने का घमंड जो तुम करने लगे हो, वो उनसे कह रहे हैं कि तुम जो घमंड करने लगे हो, तो घमंड तो रावण का भी नहीं चला। वह कितना शक्तिशाली था, लेकिन घमंड उसे ले डूबा। इसलिए समय बर्बाद मत करो, घर वापस चले जाओ,
पिता की मेहनत के पैसे खेल कूद में बर्बाद करना शोभा नहीं देता है। उन्होंने बोला कि देखो, घमंड तो रावण का भी नहीं चला है। रावण भी जो अपनी शक्ति पे घमंड करता था, उस और अपनी बुद्धि पे, अपनी कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बुद्धिमान हैं, तो उसका भी घमंड नहीं चला, वो भी बर्बाद हो गया था। इसलिए अपने वो क्या बोल रहे हैं कि इस तरह तुम खेल कूद करके समय बर्बाद मत करो, अपने जो माँ बाप का जो पैसा है उसको बर्बाद मत करो, और इससे अच्छा तो यही है कि तुम घर वापस चले जाओ और या फिर मेहनत करो। प्रश्न नंबर 3, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थीं? उत्तर, बड़े भाई होने के नाते वे अपने छोटे भाई के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। वह कोशिश करते कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे छोटे भाई पर गलत असर पड़े। इसलिए बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थीं। जो बड़े भाई थे वो अपने छोटे भाई के प्रति क्या एक आदर्श प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि देखो हम कैसे हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना टाइम ख़राब नहीं करते, खेल कूद में समय ख़राब नहीं करते हैं। तो वो ऐसा एक आदर्श प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि जैसा हम करेंगे तो वैसे ही हमारा छोटा भाई करेगा, उसका समय बर्बाद नहीं होगा। इस चक्कर में, जबकि वो भी बड़े भाई साहब क्या छोटे थे, उनको भी खेलने कूदने उनकी इच्छा रहती थी, हर चीज़ की इच्छा होती थी, लेकिन वो अपने छोटे भाई से तो बड़े ही थे, ज़रूर उम्र में छोटे थे, लेकिन बड़े भाई अपने छोटे से तो बड़े ही थे ना। तो वो इसलिए अपनी इच्छाओं को दबाते थे कि हमारे कोई भी गलत काम से हमारे छोटे भाई पर गलत असर ना पड़े। प्रश्न नंबर 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को हमेशा पढ़ने लिखने की सलाह देते थे, खेल कूद के लिए मना करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका ध्यान खेल कूद में ज़्यादा है। इस कारण कहीं वह पढ़ाई में पीछे ना रह जाए और ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाए। क्योंकि उन्हें पता था ना कि छोटा भाई पढ़ाई में तो ज़्यादा समय नहीं देता, उसका मन नहीं लगता है, और खेल कूद में ज़्यादा समय देता है। तो इसलिए वो हमेशा उनको सलाह देते थे, डांटते थे कि भाई खेलो कूदो नहीं, खेलो कूदो नहीं और पढ़ाई करो। वो ये चाहते थे कि ये पढ़ाई में पीछे ना रह जाए, ऐसा ना हो कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बन ही ना पाए। प्रश्न नंबर 5, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? फेल होने के कारण बड़े भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे, जिसका गलत फ़ायदा छोटे भाई ने उठाया। ठीक है, जब नरम पड़ गए थे, फेल हो गए थे ना, तो अब उनका स्वभाव कैसा, वो थोड़ा नरम हो गए थे और वो अपने भाई को डांटते भी नहीं थे। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? छोटे भाई ने। क्या कि उनकी अब स्वच्छंदता बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी? स्वच्छंदता बढ़ गई थी। वो अब खेलने कूदने लगे थे, ज़्यादा इधर उधर घूमने लगे थे, भाई को पर ध्यान, मतलब क्योंकि बड़ा भाई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, मतलब नरम हो गया था, डांटता नहीं था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी थी और पूरा ध्यान खेल कूद में लगा दिया। अब उन्हें क्या लगने लगा था, क्योंकि वो बार बार पास हो रहे थे, तो उन्हें क्या लगने लगा था, वह पढ़ें या ना पढ़ें, परीक्षा में तो पास हो ही जाएंगे। और वह अब उन्हें क्या एक नया शौक और लग गया था। क्या? वह कनकौआ उड़ाने में अपना समय खराब करने लगा था, क्योंकि एक और तो शौक थे ही उनको खेल कूद के, जो गिल्ली डंडा है और भी जो पहले जो गेम खेलते थे, खेल खेलते थे, लेकिन एक कनकौआ का और खेल का उसे एक और शौक लग गया था, तो वो कनकौआ उड़ाने में अपना समय खराब करने लगे थे। अब आपके खंड खा के प्रश्न उत्तर हैं, इनको आपको थोड़ा बड़े लिखना है, मतलब थोड़ा बढ़ा के, और 50 से 60 शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको। इसका पहला प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो वो आपको अपने विचार में बताना है
कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार नहीं होती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता। तो आपको इस तरह से लिखना है, मेरे अनुसार बड़े भाई की डांट फटकार अगर छोटे भाई को ना मिलती तो वह कक्षा में अव्वल नहीं आते, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था, वह तो हमेशा खेल कूद में ध्यान देते थे। जब बड़े भाई ने उस पर अंकुश रखा तब वह 1-2 घंटे पढ़ते थे, जिसके कारण वह कक्षा में अव्वल आए। अगर उन पर अंकुश नहीं रखा जाता तो वह बिगड़ भी सकते थे, इसलिए बड़े भाई साहब की डांट फटकार उनके लिए सही थी। देखो, जब वो इतना वो डांटते थे, इतना अंकुश रखते थे, तभी वो 1 या 2 घंटे ही पढ़ते थे। अगर वो डांटते नहीं, उन पे अंकुश नहीं रखते, तो फिर क्या, या नज़र नहीं रखते तो क्या होता, वो 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ते तो क्या वो पास भी नहीं हो पाते, फिर तो अव्वल आना तो दूर, पास भी नहीं हो पाते। तो अब प्रश्न नंबर 2। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के तौर तरीके पर व्यंग किया है। उनके विचार से मैं सहमत हूँ। जो उन्होंने व्यंग किया है उनके विचार से मैं सहमत हूँ। पाठ में अंग्रेजी बोलने, लिखने और पढ़ने पर जोर दिया है। जो अंग्रेजी बोलने, लिखने और पढ़ने पर जोर दिया है, बच्चों को समझ आए या ना आए, बच्चों को एक एक अक्षर रटाया जाता है। जो विषय ज़रूरी नहीं है वह पढ़ाए जाते हैं। छोटे छोटे विषयों पर लंबा चौड़ा निबंध लिखाया जाता है। परीक्षा प्रणाली में आंकड़ों को महत्व दिया है। इस शिक्षा से बच्चों का ज्ञान कौशल नहीं बढ़ता है, वह रट्टू हो जाते हैं। रट्टू मतलब रट रट के, रट्टू तोते की तरह रटते रहते हैं, वो ही जाके लिखाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। इससे बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा भी नहीं मिलती और उनका सर्वांगीण विकास भी नहीं हो पाता है। शिक्षा के बारे में बताया इसमें पूरा, कि मतलब जो पूरी जो शिक्षा है, समूची शिक्षा है, वो मतलब उस पर व्यंग किया है। तो जैसे इंग्लिश नहीं आ रही है फिर भी पढ़े जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी रटे जा रहे हैं, और जो विषय ज़रूरी नहीं है वो भी पढ़ाए जा रहे हैं। छोटे छोटे विषयों पर लंबे लंबे निबंध लिखना पड़ रहा है, और क्या आंकड़ों पर, पूरा क्या आंकड़ों को महत्व दिया है शिक्षा प्रणाली में। तो ये सब क्या है, कुछ नहीं। इससे क्या होगा, बच्चे रट्टू तोते की तरह बने जा रहे हैं, उनका कोई विकास नहीं हो पाता है, सर्वांगीण विकास कहाँ हो पा रहा है, ना उनको व्यवहारिक शिक्षा मिल रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है, किताबी ज्ञान से नहीं आती। क्योंकि जब बड़े भाई साहब 2 बार फेल होने के बाद अपने छोटे भाई को अम्मा, दादा और हेड मास्टर की माँ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने भले कोई किताब भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, परंतु अपने अनुभव के द्वारा उन्होंने अपने जीवन की हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है या पार किया है। इसलिए जीवन में अनुभव बहुत ज़रूरी होता है। यानी किताबी ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है, अनुभव ज़रूरी है। ठीक है। किसके अनुसार? बड़े भाई साहब के अनुसार। अब प्रश्न नंबर 4। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? उत्तर, एक दिन जब कनकौआ लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ा जा रहा था कि उसे बड़े भाई साहब मिल गए। उस पर उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए अनेकों उदाहरणों से समझाया। जब उससे पता चला कि उसके बड़े भाई साहब उसे सही राह दिखाने के लिए अपनी कितनी ही इच्छाओं का दमन करते थे, अगर बड़े भाई साहब उसे डांटते नहीं तो वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता और कक्षा में अव्वल नहीं आ पाता। मेरे पास होने पर उन्हें कोई ईर्ष्या नहीं हुई। जब उन्हें ये भी पता चला कि देखो हम पास हो गए, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब को ईर्ष्या नहीं हुई और वे केवल अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य निभा रहे थे, तब उसने अपने बड़े भाई की बातें मानने का निश्चय किया और तभी से अपने बड़े भाई साहब के प्रति उसको श्रद्धा उत्पन्न हुई। क्योंकि उन्होंने देखा था कि देखो मेरे लिए उन्होंने अपनी कितनी इच्छाओं का दमन किया
और हम पास हो गए, वो फेल हो गए, फिर भी उन्हें हमारे पास होने या अव्वल आने पर उन्हें ईर्ष्या नहीं हुई है। तो उन्हें क्या लगा कि हाँ, जो बड़े भाई के जो कर्तव्य निभा रहे हैं वो तो सिर्फ, तो उन्हें उनके ऊपर क्या उनकी श्रद्धा बढ़ गई, उत्पन्न हो गई। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। अब इसमें पूछ रहे हैं जो बड़े भाई साहब है ना, उनकी जो स्वभावगत विशेषताएं हैं वो बताना है। क्या विशेषताएं हैं बड़े भाई साहब की? बहुत सारी विशेषताएं हैं भाई, तो हम देख लेते हैं उत्तर में। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन आप इनको पॉइंट में भी लिख सकते हो या बिना पॉइंट के ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। सबसे पहला क्या बताया? वह मेहनती विद्यार्थी थे। कैसे थे? मेहनती, मेहनत करते थे, बहुत मेहनत, मन हो नहीं हो लेकिन वो किताबों में ऐसे लगे रहते थे, आंखें ऐसे गड़ाए रहते थे किताबों में। तो वह मेहनती विद्यार्थी थे। वह एक ही कक्षा में कई बार फेल हो जाने के बाद भी पढ़ाई करते रहते थे, उन्होंने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। वह अच्छे वक्ता भी थे, मतलब अच्छा बोलने वाले जो होते हैं ना उनको बोलते हैं वक्ता। तो वो अच्छे वक्ता भी थे। जब भी छोटा भाई कोई गलती करता तो वह कई उदाहरणों के द्वारा उसको सही रास्ते पर लाते। वह बड़ों का बहुत सम्मान करते थे। छोटे को समझाने के लिए वह बड़ों के अनुभव का भी उदाहरण देते थे। वह छोटे को यह भी कहते थे कि पढ़ाई के समय खेलने कूदने से उनके मेहनत के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह छोटे भाई के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए खेल कूद से दूर रहते और हमेशा अध्ययनशील रहते थे। ठीक है। अब इसका प्रश्न नंबर 6, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और प्रश्न नंबर 6, बड़े भाई साहब को जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी को के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका मत था कि किताबी ज्ञान तो रट्टा मारने का नाम है, उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। इससे बुद्धि का विकास और जीवन की सही समझ विकसित नहीं हो पाती है। इसके विपरीत अनुभव से जीवन की सही समझ विकसित होती है। इसी अनुभव से जीवन के सुख दुख से सरलता से पार पाया जाता है। घर का खर्च चलाना हो, घर के प्रबंध करने हो या बीमारी का संकट हो, वहाँ उम्र और अनुभव ही इसमें व्यक्ति की मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 7, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि सबसे पहला, छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। इसका उत्तर है छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि आज अगर वह सफल इंसान है तो भाई साहब के कारण। अगर बड़े भाई साहब उन्हें डांटते नहीं तो वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता और कक्षा में अव्वल नहीं आ पाता। इसका खा है, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। इसका उत्तर है बड़े भाई साहब पर छोटे भाई की जिम्मेदारी थी और वह अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते थे। वह अपने अनुभव से यह भी जानते थे कि उन्हें अपनी इच्छाओं पर काबू करके ही वह छोटे भाई को ठीक रख सकते हैं। इसका गा है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। उत्तर, अंत में जब बड़े भाई साहब पतंग पकड़ने के लिए दौड़े तब छोटे भाई को पता चल गया कि भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। अब इसका घा, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। उत्तर, जब वह दोनों हॉस्टल आए तब छोटे भाई की जिम्मेदारी बड़े भाई पर आ गई। छोटे भाई की भलाई के लिए उन्होंने खेलने कूदने के लिए मना करते थे। वह उनकी गलती पर डांटते थे और पढ़ने के लिए कहते थे। इसी कारण छोटा भाई कक्षा में अव्वल आया था। ठीक है बच्चों, ये आज हमने इस लेसन के प्रश्न उत्तर समाप्त कर दिए हैं और मुझे आशा है कि आपको यह प्रश्न उत्तर समझ में भी आ गए होंगे। आपने ये लेसन, पहले हमने आपको इस लेसन को पढ़ाया था, समझाया था
और इसके प्रश्नोत्तर भी आपको समझा दिए हैं, तो आपको यह लेसन पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी डाउट हो, तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।